तो हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल सागर एंड योर साहिल भैया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी क्लास 10th का चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी दोस्तों पिछले लेक्चर में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का वन शॉट वीडियो तुम लोगों के लिए लेके आया था, तो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। लिंक भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पर तुम विजिट कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वन शॉट देखने वाले हैं कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में जो भी चीजें हैं जो तुम्हें पता रहना चाहिए कि भाई हाँ, इस चैप्टर में हम लोग अगर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस चैप्टर में जितने भी कीवर्ड्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी जितने भी चैप्टर्स हैं उनको स्टार्ट करने से पहले मैं कीवर्ड्स बताता हूं। तो इसमें भी कुछ कीवर्ड्स मैं बताऊंगा, फिर कीवर्ड्स को बताने के बाद एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज सारा टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अब हमारे कीवर्ड्स पे इस चैप्टर के, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम लोग इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो वी ह्यूमन along with all living organism form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम मनुष्य जितने भी हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म के साथ साथ, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ हम जो मनुष्य हैं ये एक फॉर्म में करते हैं क्या, कम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। कम्प्लेक्स सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम के हम लोग एक कम्प्लेक्स रूप से एकदम आते हैं जिसमें कि हम लोग एक पार्ट है, ओनली पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम। और ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, ये जो पूरा साइकिल, ये जो साइकिल का प्रोसेस है, ये सभी पे हम लोग क्या है, डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो सही बात है, और कैसे डिपेंडेंट है ये सारा चीज हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। फॉर आवर ऑन एग्जिस्टेंस, देखो हमारे खुद के अस्तित्व के लिए जो ये डिपेंडेंसी है इकोलॉजिकल सिस्टम पे होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो फॉर एग्जाम्पल द प्लांट्स, इसमें क्या सब एग्जाम्पल्स है जो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में आते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने ऑन एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में आते हैं प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ, ठीक है। जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं, रिक्रिएट करते हैं तुम्हारा क्वालिटी ऑफ द एयर, एयर के क्वालिटी को मतलब बनाते हैं, रिक्रिएट करते हैं और फिर हम लोग उसको सांस लेते हैं, ठीक है। तो समझना है इस चैप्टर को कि कैसे एक दूसरे को सब मतलब डिपेंडेंट और फुलफिलमेंट कर रहा है, ठीक है, कैसे हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हम लोग इस चैप्टर में सारा टॉपिक वाइज समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्विकली अब कीवर्ड्स देख लेते हैं इस चैप्टर का क्या है। फ्लोरा मतलब क्या होता है? फ्लोरा मतलब होता है नेचुरल वेजिटेशन कंप्राइजिंग मेनली फॉरेस्ट। मतलब फॉरेस्ट क्या, फॉरेस्ट मतलब तुम्हारा हो गया जंगल, ठीक है। तो उस जंगल में तुम जब जाओगे, ठीक है, तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ये चैप्टर का नाम ही है तुम्हारा, तो वहां पे फ्लोरा और फौना की एकदम जिक्र आना ही है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट टर्म डिफिनेशन है फ्लोरा का कि नेचुरल वेजिटेशन जितने भी हैं, ठीक है, मतलब प्राकृतिक जो भी वनस्पतियां हैं कंप्राइजिंग, जो कि मेनली फॉरेस्ट में आते हैं, तो उनको कहा जाएगा फ्लोरा, ठीक है। और फाउना वाइल्ड लाइफ कंप्राइजिंग एनिमल्स, बर्ड्स एंड बीस्ट इटीसी। तो फ्लोरा में तुम्हारा आ रहा था नेचुरल वेजिटेशन और फाउना में आ रहा है वाइल्ड लाइफ, जो तुम्हारा है जितने भी जंगली जीवन है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ जितने भी हैं जिसमें कि एनिमल्स, बर्ड एंड बीस्ट वगैरह आते हैं, तो उनको कहा जाएगा फाउना। तो ये चैप्टर जो तुम्हारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, इसमें फ्लोरा एंड फाउना का बहुत भी बड़ा रोल है, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड की पॉइंट की डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट whose trees shed leaves annually। देखो ऐसा फॉरेस्ट एकदम शॉर्ट टर्म डिफिनेशन है, याद रखना है। डेसिडियस फॉरेस्ट किसको कहते हैं, कानिफोरस फॉरेस्ट किसको कहते हैं। तो डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं कि जो फॉरेस्ट, अपने फॉरेस्ट में तो पेड़ पौधे होंगे ही, बड़े बड़े पेड़ होंगे ही, वहां के ट्रीज अगर शेड कर दे रहे हैं अपने पत्तों को एनुअली, ठीक है, समझने की कोशिश करना भाई, वहां के जितने भी ट्रीज हैं वो क्या कर दे रहे हैं, अपने पेड़ पौधे जितने भी हैं वहां के, वहां पे एनुअली वे लोग अपने पत्ते को सेट डाउन कर दे रहे हैं, ठीक है, गिरा दे रहे हैं एनुअली, तो उनको कहा जाएगा डेसिडुअस फॉरेस्ट। एनुअली वहां पे पत्ता गिरता है, ठीक है, झड़ता है, सेट देयर लीव्स। और कॉनिफोरस ट्री क्या है, इसका अपोजिट है कि वहां पे रिमेन्स एवरग्रीन, हमेशा सदाबहार जंगल हम लोग सुनते हैं, ठीक है। तो सदाबहार जंगल वही है कि जो कॉनिफोरस ट्रीज, फॉरेस्ट वेयर ट्रीज रिमेन्स एवरग्रीन, ऐसा जंगल जहां पे ट्रीज क्या है, एकदम हमेशा हरा भरा रहता है, ठीक है। अब एम्फीबियंस क्या आता है भाई? एम्फीबियंस एक टर्म है तुम्हारा कीवर्ड्स का कि एनिमल्स बोथ लिविंग इन वाटर एंड लैंड लाइक फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल, ऐसा जानवर, ऐसा मतलब जीव, ठीक है, जो कि पानी में भी रहता है और तुम्हारे लैंड पे भी रहता है, भूमि पे भी रहता है। जैसे कि तुम्हारा फ्रॉग हो गया, हम लोग फ्रॉग को लैंड पे भी देखते हैं, पानी में भी देखते हैं। क्रोकोडाइल को भी दोस्तों हम लोग लैंड पे भी देखते हैं और पानी में भी देखते हैं। तो इटीसी एक्सेट्राज में और सारे जानवर जीव आते हैं जो कि पानी और भूमि दोनों में रहते हैं, तो उनको एम्फीबियंस कहेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है भाई? अब ए रिजर्व एरिया फॉर प्रिजर्विंग नेचुरल ब्यूटी, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इटीसी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक रिजर्व्ड एरिया बनाया गया है, उनको कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पे एक रिजर्व्ड एरिया है, जहां पे
प्रिजर्व किया जाता है, मतलब सुरक्षित रूप से प्रिजर्व किया जा रहा है नेचुरल ब्यूटी को, जो कि प्राकृतिक ब्यूटी है, सुंदरता है वेजिटेशन का और वाइल्ड लाइफ का, ठीक है, जिसको कि एक्सटिंक्ट होने नहीं देना है सरकारों को। तो इसलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है, जो कि एक रिजर्व एरिया है जहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशंस प्रिजर्व्ड करके रखे गए हैं, जो कि एक नेचुरल ब्यूटी का प्रतीक है, ठीक है, उनको एक्सटिंक्ट होने नहीं देना है। और सारा बहुत सारा एक्सेट्रा इसमें भी आते हैं। फिर इकोलॉजी किसको कहते हैं? द साइंस विच डील्स विथ इंटर रिलेशन बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। इकोलॉजिकल सिस्टम हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि हम लोग ये सारे इकोलॉजिकल सिस्टम के पार्ट हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट करते हैं अपने अस्तित्व को मतलब पहचानने के लिए और अस्तित्व को बचाने के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये इकोलॉजी है क्या? ऐसा मतलब तुम्हारा विज्ञान है जो डील्स करता है, ऐसा साइंस है जो डील्स करता है इंटर रिलेशन बिटवीन, एकदम इंटर रिलेशन बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और फिजिकल इन्वायरमेंट के रूप में, ठीक है। तो इकोलॉजी इसी कहते हैं, ऐसा साइंस है जो कि डील्स करता है इंटर रिलेशन बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, एकदम याद रहेगा। अब चलते हैं दोस्तों, हमारा जो टॉपिक आ जाता है, अभी स्टार्ट होता है टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है? फ्लोरा एंड फाउना इन इंडिया। इंडिया में फ्लोरा एंड फाउना कैसे वर्कआउट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा पहला पॉइंट है कि इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड हैज नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड। कहना क्या चाह रहा है कि भारत एक मतलब वर्ल्ड में रिचेस्ट कंट्री कहलाता है इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल विभिन्नताओं के बीच में ये टॉप मोस्ट वर्ल्ड का रिचेस्ट माना जाता है। एंड हैज नियरली 8%, और इसके पास मतलब नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर स्पीसीज है, जो कि पूरे विश्व का 8% स्पीसीज भारत के पास है, ठीक है। तो समझने का कोशिश करना है, इसलिए इसको रिचेस्ट कहा जाता है, ठीक है। वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ द वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। ये मतलब पॉसिबल हो सका है 2 से 3 बार ही, ठीक है। These diverse flora and fauna are so well integrated into our daily lives that we take this for granted. देखो ये जो डाइवर्स जितने भी फ्लोरा एंड फाउने हैं, जितना भी मतलब देखते हैं हम लोग, ये सभी क्या है? सो वेल इंटीग्रेटेड है इनटू आवर डेली लाइफ से, और दैट वी टेक्स दिस फॉर ग्रांटेड, ठीक है। हम लोग इसको ग्रांट भी किए हुए हैं। सही बात है भाई, इनके बिना तुम कैसे जीवन जी सकते हो? दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू insensitivity to our environment. That at least 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list. देखो एक बात समझने की कोशिश करना भाई कि लिस्ट 10% ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड विथ वाइल्ड फ्लोरा, 10% रिकॉर्ड किया गया है इंडिया में, एंड 20% ऑफ इट्स मैमल, उसका मैमल 20% किया गया है। और उनको मतलब एक चेतावनी भी मिला हुआ है कि भाई ये कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रख करके प्रिजर्व रखना है, ठीक है। तो इस सबको एकदम ध्यान रखना है फ्लोरा एंड फाउना के बारे में। ये जो 5 पॉइंट था इसको तुमको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैटेगराइजेशन ऑफ स्पेसीज, ठीक है। तो कौन कौन से कैटेगरी में डिवाइड किया गया है स्पेसीज को, ठीक है। तो पहला तुम्हारा हो गया नॉर्मल स्पेसीज। तो नॉर्मल स्पेसीज किसको कहते हैं भाई? अब तो स्पेसीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर दियर सर्वाइवल। देखो ऐसा स्पेसीज जिसका कि कंसिडर्ड किया जाता है पॉपुलेशन लेवल जो है नॉर्मल हो फॉर देयर सर्वाइवल के लिए, सच एज कैटल हो गया, सेल हो गया, पाइन हो गया, रोडेंट्स हो गया। तो एग्जांपल्स तुमको याद रखना है, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीसीज किसको कहते हैं? दीज आर द स्पीसीज व्हिच आर इंडेंजर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन। द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर दैट हैज लीड ए डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट। समझने की कोशिश करना है, ऐसा स्पीसीज जो कि डेंजर्ड कंडीशन में है और एक्सटिंक्शन ऐसा ना हो कि उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए, विलुप्त हो जाए, ठीक है। एक्सटिंक्ट मतलब होता है विलुप्त हो जाना। तो ऐसा ना हो कि उसका जो भी बचा हुआ है वो एक्सटिंक्ट हो जाए, तो इस वजह से उसको इंडेंजर्ड स्पीसीज कहा गया है। जो डेंजर्ड कंडीशन में है, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, अगर उनका नेगेटिव फैक्टर जो कि लीड करता है डिक्लाइन इन दियर पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ में अगर उनका डिक्लाइन का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर वो सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज में आएंगे, क्योंकि उनके एक्सटेंशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा कैटेगराइजेशन ऑफ स्पीसीज का 3rd नंबर स्पीसीज है वल्नरेबल स्पीसीज। तो वल्नरेबल स्पीसीज किसको कहते हैं? दीज आर द स्पीसीज whose population has declined to level from whether it is likely to move into a endangered category in the near future if the negative factor continue to operate. देखो vulnerable स्पीसीज भी वही है कि अगर उनके पॉपुलेशंस जो भी स्पीसीज हैं, ऐसा स्पीसीज इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है अपने लेवल्स को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, और
लाइकली टू मूव इनटू इंडेंजर्ड कैटेगरी में जाने को है, अगर ऐसा कोई स्पीसीज है तो उसको कहेंगे वल्नरेबल स्पीसीज है, और अगर फिर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया तो फिर वो होगा वल्नरेबल स्पीसीज। ठीक है। रेयर स्पीसीज को किसको कहते हैं, तो रेयर स्पीसीज है कि स्पीसीज विथ ए स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ इट नेगेटिव फैक्टर, मतलब वही है कि ऐसा मतलब ऐसा स्पीसीज जो कि स्मॉल पॉपुलेशन है, जिसका पॉपुलेशन जिसका जनसंख्या बहुत ही कम है और वो इंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल हो गया है, तो उसको कहेंगे रेयर स्पीसीज। ठीक है। इंडेमिक स्पीसीज किसको कहते हैं भाई, these are the species which are only found in some particular areas usually isolated by natural और geographical barriers। ऐसा तुम्हारा स्पीसीज जिसको कि मतलब सम पार्टिकुलर एरिया में जो कि फाइंड आउट किया जाता है, मतलब कुछ ही क्षेत्रों पार्टिकुलर क्षेत्र में ये पाया जाता है, ऐसा स्पीसीज जो कि यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर, जो कि आइसोलेटेड किया हुआ रहता है नेचुरली या फिर जियोग्राफिकल बैरियर्स के द्वारा, तो उसको कहेंगे इंडेमिक स्पीसीज। तो दोस्तों ये सारा डिफिनेशन तुमको एकदम याद रहना चाहिए। ठीक है। अब हमारा एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ठीक है। तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज किसको कहते हैं, दीज आर द स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज और नॉन और लाइकली एरिया वेयर दे में अकर। ठीक है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज किसको कहते हैं कि जो स्पीसीज क्या है, मतलब पहले था लेकिन एक्सटिंक्ट हो चुका है और अब तुमको पाया नहीं जाएगा, सर्च करने के बाद भी मतलब उसका खोज नहीं किया जा रहा, मतलब मिल नहीं पा रहा, वैसा स्पीसीज को कहेंगे एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ठीक है। कंजर्वेशन किसको कहते हैं भाई, प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फर्दर डिटोरिएशन। ठीक है। मतलब ऐसा कंजर्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, सब चीज पढ़ने वाले हैं अभी तुरंत। तो कंजर्वेशन मतलब होता क्या है, इसका मतलब है कि प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब बचाव करना हमारे प्राकृतिक, ठीक है, वातावरण को, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फर्दर डिटोरिएशन, मतलब होता है जो तुम्हारा दिन प्रतिदिन जो तुम देख रहे हो घटना, ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ इंडेक्स जो तुम देखते हो, ठीक, क्वालिटी में डिटोरिएट होना, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया, सब चीज जो तुम्हारा रहता है AQI है, फिर उसके बाद तुम्हारा नेचुरली इन्वायरमेंट का जो सिचुएशन है, ऐसा ना हो कि वो डिटोरिएट होकर के पूरा बर्बादी हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कंजर्वेशन करते हैं, तो दैट इज नॉन एज कंजर्वेशन। ICUN देखो क्या है, ICUN का फुल फॉर्म एकदम याद रखना कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल संगठन है, यूनियन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर का कंजर्वेशन करने के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज का, प्राकृतिक संसाधनों का मतलब प्रोटेक्शन करने के लिए और कंजर्वेशन करने के लिए। वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड इन 1948। एकदम याद रखना भाई, IUCN जो है, IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ या फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट और बहुत ही पुराना ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, संगठन है, जो कि 1948 में फाउंड किया गया था। मतलब ऐसे याद रखने का तरीका है कि IUCN का जब कब हुआ था, कब फाउंड किया गया था, तो हमारे देश के आज़ादी के 1 साल बाद। तो ये तरीका है कि 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिला था, तो 1948 में इस संगठन को बनाया गया था, फाउंड किया गया था, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, एकदम याद रखना कि इसी को वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारा दोस्तों टॉपिक आ गया कि व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स। आखिर हम लोग जो अभी वल्नरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, इंडेमिक स्पीसीज, फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये सारा जो देख रहे थे, इसमें बार बार एक टर्म आ रहा था नेगेटिव फैक्टर, ठीक है। तो व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर दैट काउज सच फियरफुल डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फाउना। तो ये जो निगेटिव फैक्टर है, आखिर कौन से निगेटिव फैक्टर हैं जो कि काउज कर रहे हैं, जो कि बढ़ावा दे रहे हैं डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फाउना को। तो ये चीज हमें लिखना है और ये चीज हमें बताना है, ठीक है दोस्तों। तो वी हैव ट्रांसफॉर्म नेचर इनटू ए रिसोर्सेज ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हम लोग ने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म कर दिया है नेचर को एज ए रिसोर्सेज के रूप में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ से हमारे रिसोर्सेज की पूर्ति करते हैं। इट इज वी आवर सेल्फ हु हैव डिप्लीटेड आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये हम ही लोग हैं जो हम लोगों ने हमारे जंगलों को, हमारे वाइल्ड लाइफ को क्षति पहुंचाया है, ठीक है। द मेजर काउज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज बिटवीन 1951 एंड 1980 अकॉर्डिंगली टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ द इंडिया ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर। एकदम याद रखना कि 1951 से लेकर के 1980 के बीच, ठीक है, 1951 से लेकर के 1980 के बीच जो तुम्हारा समय था, ये जो तुम्हारा 30 साल का समय था, इसी 30 साल के समय में बहुत ही ज्यादा मेजर मतलब डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट को देखा गया,
बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट को मतलब डिटोरिएट किया गया, डिप्लेशन देखा गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा रूप में पेड़ काटे गए, मतलब फॉरेस्ट को बर्बाद किए गए। ठीक है, मतलब 26,200 किलोमीटर, मतलब 26,200 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड तुम्हारे फॉरेस्ट को डिप्लेशन किया गया। ठीक है, तो ये तुमको एकदम याद रहना चाहिए। द लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। तो ये जो लॉस ऑफ फॉरेस्ट ने हम लोगों ने देखा, तो इस वजह से लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक चलाया गया जो कि कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली, जो हमारे हम लोगों ने पेड़ को जो इतना इतना खोए जा रहे थे, खोते जा रहे थे, मतलब काटता जा रहा था, इतना ज़्यादा लॉसेस ऑफ पेड़ हो रहा था। ठीक है, लॉसेस ऑफ ट्रीज, लॉसेस ऑफ फॉरेस्ट हो रहा था। तो इस बीच ये जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, 1951 में ओवर 5,000 किलोमीटर फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट। एकदम याद रखना भाई कि रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए 1951 में 5,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को तुम्हारा काट दिया गया, क्लियर्ड कर दिया गया। 5,000 किलोमीटर फॉरेस्ट, जंगलों को काट दिया गया रिवर वैली प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। एकदम याद रहना चाहिए। नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश, एमपी में तुम्हारा नर्मदा सागर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए विच वुड इन अनडेड 40 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट, 40,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट का मतलब इन अनडेड मतलब क्षतिग्रस्त किया गया। ठीक है, क्षतिग्रस्त करके उसको क्लियर किया गया नर्मदा सागर प्रोजेक्ट को करने के लिए। ठीक है दोस्तों, दिस प्रोटेक्टेड एरियाज दस मेन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपुल एंड देयर लीन लाइज इन फर्टाइल ग्राउंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स। ये प्रोटेक्टेड एरिया है, डिफरेंट मतलब निकालते हैं डिफरेंट लोगों के लिए। ठीक है, इनके फर्टाइल और कन्फ्लिक्शन के लिए। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स आर द फैक्टर्स। तो ये जो निगेटिव फैक्टर्स है, ये सारे फैक्टर्स में क्या सब आते हैं? एक आता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, फिर हंटिंग आ जाता है भाई, फिर पोचिंग आ जाता है, एक्सप्लॉयटेशन आ जाता है, फिर उसके बाद पोल्यूशन आ जाता है, पॉइजनिंग आ जाता है, फिर हैबिटेट इंडक्शन, हंटिंग, ये सारा जितना भी है, दीज आर द निगेटिव फैक्टर्स। निगेटिव फैक्टर्स ये जितने भी हैं, ये निगेटिव फैक्टर्स है। तो तुमको एकदम याद रखना है भाई कि क्या सब निगेटिव फैक्टर्स है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहे हैं, फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस, फिर उसके बाद पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स आर द फैक्टर्स। ठीक है, अब कह रहा है तुम्हारा 9 नंबर पॉइंट की ओवर पॉल्यूशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन सिटेड एज अ कॉज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखो देखो, ओवर पॉपुलेशन जो जनसंख्या का जो तुम्हारा हाथ से कंट्रोल खो दिया गया लोगों के द्वारा। ठीक है, सरकारों के द्वारा जो जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन सीटेड एज ए कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, अमेरिकन कंज्यूम 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज देन एन एवरेज सोमेलियन। देखो, एक एवरेज सोमेलियन का अमेरिकन 40 गुना ज्यादा रिसोर्सेज उपयोग कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है भाई कि द रिचेस्ट 5% ऑफ द इंडिया सोसाइटी प्रोबेबली काउज मोर इकोलॉजिकल डैमेज बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी कंज्यूम देन द पुअरेस्ट 25%। देखो, जो हमारा रिचेस्ट 5% है इंडिया की सोसाइटी का, प्रोबेबली काउज मोर इकोलॉजिकल डैमेज उन लोगों ने किया है, क्योंकि ऑफ द अमाउंट ऑफ द कंज्यूम देन द पुअरेस्ट 25%। देखो, जो 25% पुअरेस्ट, ठीक है, कंज्यूम कर रहे हैं, वो 5% ऑफ द रिचेस्ट सोसाइटी हमारे देश का कंज्यूम कर ले रहा है। तो इस वजह से इकोलॉजिकल डैमेज जो क्षतिग्रस्त हुई है इकोलॉजिकल सिस्टम, वो अमीर लोगों के द्वारा ज्यादा की गई है। ठीक है, द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। एकदम याद रखना भाई कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेस अगर तुम्हारा लॉस हो रहा है, तो तुम सांस्कृतिक विभिन्नताओं पे भी तुम्हारा ठेस पहुंचेगा और उसका भी तुम्हें क्षतिग्रस्त का सामना करना पड़ेगा, कल्चरल डाइवर्सिटीज को भी। Women bears the major responsibilities for collection of fuel, fodder, water and other basic subsistence needs. वुमेन को बियर करना पड़ रहा था मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, ज्यादातर मुख्य अपने जिम्मेदारियों को, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फ्यूल हो गया, फॉडर हो गया, वाटर हो गया एंड अदर बेसिक सब्सिस्टेंस नीड्स हो गए। पोवर्टी इन दिस केस, जो गरीबी इस केस में इज ए डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। मतलब इस केस में गरीबी क्या है? डायरेक्ट आउटकम है इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का। ठीक है, दिस इज इम्पीरेटिव टू अडेप्ट टू
साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्टडीज, ये क्या है, इम्पेरेटिव है अडेप्ट करने के लिए साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज को, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, कैसे कंजर्वेशन करेंगे हम लोग भारत में, फॉरेस्ट को लिए क्या कंजर्वेशन कर सकते हैं और वाइल्ड लाइफ के लिए क्या सोच सकते हैं, ठीक है। इससे एकदम क्वेश्चन दोस्तों आता है एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन एकदम आना ही आना है, भी आई है दोस्तों, एकदम 100% रहता है कि इससे क्वेश्चन आता ही है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन रिसोर्सेज, कैसे कंजर्वेशन कर रहे हो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज का तुम कैसे कंजर्वेशन करोगे भाई, ये जो फॉरेस्ट है, ये जो वाइल्ड लाइफ है, ये क्या है, ये सारे रिसोर्सेज हैं, तो इन सारे रिसोर्सेज का तुम कैसे कंजर्वेशन करोगे। तो कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ ए रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड द फॉरेस्ट्री हैज बीन एसेंशियल, देखो कंजर्वेशन जो कि बैकग्राउंड में होना चाहिए, रैपिड डिक्लाइन किया जा रहा है, तो इस वजह से जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है और फॉरेस्ट्री है ये उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को कंजर्व करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। इन 1960-1970s कंजर्वेशन डिमांडेड ए नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, देखो 1960 के टाइम वगैरह ना बहुत सारे नेशनल प्रोटेक्शन प्रोग्राम का मतलब डिमांड देखा गया। द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 विथ वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, तो समझने की कोशिश करना भाई, यहाँ पे जो है ना जो डिमांड हुआ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के तहत, तो इसलिए इंडिया में इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट को पास आउट किया गया, जो कि 1972 में किया गया था, एकदम टाइम याद रहना चाहिए भाई तुमको। 1972 में इसको पास आउट किया गया था विथ वेरियस प्रोविजन, बहुत सारे प्रोविजन के साथ हमारे हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल विच वेर ग्रेवली थ्रेटेंड इंक्लूडिंग द टाइगर, और हमारा केंद्र सरकार जो है ये भी अनाउंस किया बहुत सारा प्रोजेक्ट जो कि स्पेसिफिक एनिमल जो हैं, जो स्पेसीज हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने का ज़्यादा चांसेस है, उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाए। विच वेर ग्रेवली थ्रेटेंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब डर था कि इनका मतलब एक्सटेंशन हो जाएगा, उनके लिए प्रोटेक्शन बढ़ा दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। इंक्लूडिंग टाइगर को भी एकदम ध्यान देते, क्योंकि टाइगर का भी विलुप्त होने का चांसेस हो गया था, ठीक है। वी हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया, देखो हम लोगों की सरकार ने फिर उसके बाद फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन लाए, जो कि हंटिंग के अगेंस्ट और ट्रेडिंग के अगेंस्ट, देखो वाइल्ड लाइफ को ट्रेड करना मतलब जंगली जानवरों को ट्रेड करना, बेचना और उसको मारना, हत्या करना, उसका हंटिंग करना, शिकार करना, इस पे बहुत ज़्यादा रोक लगाने के लिए फुल और लीगल, पार्शियल और फुल लीगल प्रोटेक्शन लाया गया सरकार के द्वारा भारत में, ठीक है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तुम्हारा टॉपिक है, जिसमें कि तुम्हें जानना जरूरी है कि कैसे इंडिया में वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन एक्ट वर्क करता है, ठीक है। एंड ये क्या है, ये जो एक्ट है, ये एक्ट क्या है, इन एक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये एक्ट है बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का, ठीक है। पास्ड कब हुआ था, 1972 में, एकदम याद रखना है भाई। फिर उसके बाद कंटेन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पेसीज इन ए कंट्री, इसमें क्या है, लिस्ट बना हुआ है कि जो भी जानवर को प्रोटेक्ट किया गया है, जो स्पेसीज एक्सटिंक्ट होने का चांसेस ज्यादा था, उनको इसमें शामिल किया गया है और उनका लिस्ट बनाया गया है, इस मतलब एक्ट में लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। द बैन ऑन हंटिंग वाज इम्पोज्ड, देखो शिकार पे जो मतलब जंगली जानवर का, आज हम चलते हैं, चलो चलते हैं आज बंदूक लेकर के, गोली लेकर के, भाई चलेंगे आज शेर को शिकार करेंगे, ठीक है, चीता को शिकार करेंगे, मतलब जंगली जानवर का शिकार करेंगे जंगल में जाकर के। तो ये सब जो नौटंकी चल रहा था ना लोगों के बीच, बहुत सारा मतलब पैसा वाला लोग सब सोचता था अपने मतलब एंजॉयमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के पर्पस के लिए हंटिंग करने जाता था, उन सब के लिए एकदम स्ट्रिक्टली बैन उनको किया गया कि भाई तुम अब हंटिंग करके दिखाना तो तुमको बताते हैं, ठीक है। तो बैन किया गया एकदम हंटिंग पे, ठीक है। लीगल प्रोटेक्शन वाज प्रोवाइडेड टू द हैबिटेट्स एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज, और लीगल प्रोटेक्शन दिया गया, प्रोवाइड किया गया हैबिटेट्स और ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज को, बोले तुमको जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं और उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो मतलब तुम्हारा अगर बढ़ने के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फैक्टर्स का सामना करना पड़ रहा है, तो उन सारे स्पीसीज जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं उनको फिर लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, कोई व्यापार नहीं होगा जंगली जानवरों का, वाइल्ड जीवन पे, जंगली जीवों को मतलब जंगली जीवों का कोई भी व्यापार जो हो रहा था, पहले व्यापार कर ले रहा, बेच ले रहा था लोग, ठीक है, तो बेचा बेची अब स्टार्ट नहीं होगा भाई, ठीक है। कोई
ट्रेड नहीं होगा वाइल्ड लाइफ पे, एकदम रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंधित लगा दिया गया है ट्रेड पे वाइल्ड लाइफ के, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थ्रू आउट द कंट्री, इस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया बहुत सारे नेशनल पार्क्स, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क्स को, जिसमें कि वाइल्ड लाइफ को रखा गया, ठीक है, मतलब वाइल्ड एनिमल्स को रखा गया उस सारे नेशनल पार्क में। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अभी तुरंत तुमको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का मीनिंग बताए थे दोस्तों, कीवर्ड्स में बताए थे कि नहीं बताए थे, सच बोलना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मीनिंग बताए थे, इसलिए मैं बता के रखा था कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आखिर है क्या। एक रिजर्व एरिया है जो कि प्रिजर्व करता है नेचुरल ब्यूटी और वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को, ठीक है, ये एक प्रिजर्व और रिजर्व एरिया है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क का स्थापित हुआ, ये सारे वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए किया गया है, ठीक है। प्रोजेक्ट सच ए प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ईटीसी, ये जो भी था प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर को बचाना है एक्सटिंक्ट होने से, एलिफेंट को बचाना है एक्सटिंक्ट होने से, और बहुत सारा प्रोजेक्ट को चलाया गया। दैट वेर स्पेसिफिक टू ए पार्टिकुलर स्पीसीज वेयर फॉर्मुलेटेड, बहुत सारे स्पीसीज के लिए फॉर्मुलेट किया गया ये सारा चीज प्रोजेक्ट वगैरह। प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटेड इन 1973, एकदम याद रखना कि ये जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये 1972 में पास आउट हुआ था, ठीक है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब इनिशिएट हुआ, 1973 में। तो डेट याद रखना है, ठीक है, इस चैप्टर में कुछ डेट एकदम इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है, मेंशन करना जरूरी रहेगा एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम जब तुम देने जाओगे तो। टाइगर पॉपुलेशन हैज dwindled टू अबाउट 1800 फ्रॉम 55,000 इन द अर्ली 20th सेंचुरी। देखो कितना बड़ा मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। टाइगर पॉपुलेशन जो था, जो भी टाइगर्स का जनसंख्या थी वो ड्यूलिंड हो गया। ड्यूलिंड मतलब क्या होता है, घट जाना, यहाँ पे लिख दो भाई, एकदम यहाँ एकदम ये जो टर्म है ड्यूलिंड एकदम याद रखना है। ड्यूलिंड मतलब होता है घट जाना, ठीक है भाई, घट गया तुम्हारा 1800 हो गया, 55,000 से 1800 हो गया, सोचो कितना घट गया, 55,000 से 1800 हो गया शुरुआती के 20वीं शताब्दी में, ठीक है, टाइगर का पॉपुलेशन। तो पर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में तुमको पढ़ना है, ठीक है भाई, कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। इट वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1973, प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया 1973 में, ठीक है, एकदम याद रखना है भाई। टू सेव द इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ द टाइगर ऑफ द कंट्री, क्यों लॉन्च किया गया था, सेव करने के लिए इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ टाइगर, जो भी स्पेसीज है थे, जो भी इंडेंजर्ड स्पेसीज थे, मतलब जिसका टाइगर का जो कुछ कुछ स्पेसीज था जो कि मतलब एक्सटिंक्ट होने के कगार पर था, तो उनको सेव करने के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन आर पोचिंग फॉर द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड बोन्स व्हिच आर ट्रेडिशनली यूज इन मेडिसिन इन एशियन कंट्रीज। देखो एशियन कंट्रीज में ना मतलब यूज किया जाता था टाइगर्स का स्किन को एंड बोन्स को, मतलब यूज किया जाता था एज ए मेडिसिन। एशियन कंट्रीज में टाइगर के बोन्स को और स्किन्स को यूज किया जाता था एज ए मेडिसिन के रूप में। तो इस वजह से जो मतलब ये जो नौटंकी था ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग सिस्टम जो होती थी टाइगर के स्किन का, हंटिंग करके, टाइगर के हंटिंग करने के बाद उसकी स्किन को बेच देना, उसके बोन्स को बेच देना, ठीक है, एशियन कंट्रीज में ये सारा जो मेजर थ्रेट था टाइगर पॉपुलेशन को, टाइगर के जनसंख्या को जो क्षतिग्रस्त पहुंचा रहा था ये सारा चीज, तो इसलिए इस प्रोजेक्ट टाइगर को मतलब लाया गया ताकि इस पे ज्यादा से ज्यादा तक इसको बहुत हद तक कम किया जा सके और इसको नेग्लिजिबल के रूप में लाया जा सके कि ये सब जो ट्रेडिंग सिस्टम था, जो टाइगर के स्किन्स का व्यापार हो रहा था एशियन कंट्रीज में, ये सबको बंद किया जा सके, ठीक है। अदर थ्रेट्स क्या था, अदर दूसरा चेतावनी ये था कि श्रिंकिंग हैबिटेट्स, एकदम याद रखना, ए नंबर में श्रिंकिंग हैबिटेट्स एंड बी नंबर में डिप्लीशन ऑफ प्रे बेसिस एंड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। देखो अदर थ्रेट था कि श्रिंकिंग हैबिटेट्स, हैबिटेट्स का कहीं श्रिंकिंग नहीं हो जाए, ठीक है, श्रिंक ना हो जाए हैबिटेट्स, डिप्लीशन ना हो जाए प्री सबका बेस स्पेसीज, ठीक है। तो ये सारा अलग एक चेतावनी था लोगों के लिए। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये सारा चीज को देखना है, ठीक है। India and Nepal became the prime targets for poaching and illegal trading because they provide natural habitat for 2/3 of the surviving tiger population। देखो समझने का भाई कोशिश करना है, भारत और नेपाल क्या करता था, भारत और नेपाल जो है बहुत ही बड़ा प्राइम टारगेट था पोचिंग और इलीगल ट्रेडिंग का। जो ये जो धंधा चल रहा था, ये जो धंधा चल रहा था ट्रेडिंग का और पोचिंग का, जो तुम्हारा इंडिया और नेपाल में ये मेन स्पॉटेड एरिया था, ठीक है, हॉट पॉट था ये, ठीक है, मान के चल सकते हो, बहुत ही बड़ा हॉट पॉट था जहाँ पे बहुत ही ज्यादा मतलब इलीगल और पोचिंग ट्रेडिंग वगैरह हो रहा था, ठीक है। बिकॉज दे प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किए जा रहे थे फॉर 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है।
तो इसलिए ये प्रोजेक्ट टाइगर को लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है दोस्तों, तो देखो मेजर टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया सब क्या है, तो तुमको ये सब कुछ कुछ याद रखना है। मानते हैं तुम लोगों को सातों में सातों याद नहीं हो रहेगा, ठीक है, लेकिन तुमको तीन चार तो एकदम याद रखना पड़ेगा भाई। एग्जाम्पल्स एकदम गारंटी दे रहे हैं, अगर तुम सातों याद रखोगे ना तो फिर भाई गारंटी दे रहे हैं मैच द फॉलोइंग तुम अगर आ गया एग्जामिनेशन में तो तुम इसको गलती करके नहीं आओगे। ठीक है, तो जब याद रखो प्लीज यार, कौन कहाँ पे है, ठीक है, कौन सा रिजर्व टाइगर का कहाँ पे है। ठीक है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे, उत्तराखंड में है। बांधरब नेशनल पार्क कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, राजस्थान में है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है, इस असम में है। पेरिया टाइगर रिजर्व कहाँ है, केरला में है। और नागार्जुना सागर श्रीगलम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, जो कि टाइगर रिजर्व है लार्जेस्ट इन इंडिया। एकदम याद रखना है, सबसे बड़ा। कोई एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाएगा तुमको कि इंडिया लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे है, तो तुमको लिखना पड़ेगा वहां पे नागार्जुना सागर श्रीगैलम, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो 7 नंबर एकदम याद रखना है, कोई याद रहे ना रहे। 7 नंबर एकदम याद रखना है, नागार्जुना सागर श्रीगैलम आंध्र प्रदेश में है, जो कि टाइगर रिजर्व है, इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। देखो अब टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट हम लोग देखते हैं कि कितने सारे टाइप्स ऑफ मतलब फॉरेस्ट होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है फॉरेस्ट को टाइप्स ऑफ डिफरेंट फॉरेस्ट में और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में। तो इवन वी वांट टू कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, हम लोग जैसा कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे वास्ट फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सके, इट इज रेदर डिफिकल्ट टू मैनेज। तो करना तो चाहते हैं लेकिन मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, कंट्रोल एंड रेगुलेट देम। तो इसलिए देखो जो डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है मैनेज के दौरान और कंट्रोल करने के दौरान और रेगुलेट करने के दौरान ये सारे फॉरेस्ट और लाइफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को, तो वहाँ पे इसलिए बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गया, अनक्लास्ड फॉरेस्ट हो गया। तो पहला क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न्ड। मतलब ऐसा तुम्हारा है रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब होता है कि मोर देन हाफ ऑफ द टोटल लैंड जो है उस फॉरेस्ट का डिक्लेयर कर देता है रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पे, आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल एज अ पार्ट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ताकि वहां पे फॉरेस्ट का क्या हो सके, कंजर्वेशन हो सके एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किसको कहते हैं, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। देखो याद रखना है इसको, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑलमोस्ट हाफ, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 1/3, ठीक है, तो 1/3। तो ये सब याद रखना है तुमको कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट क्या है तुम्हारा फॉरेस्ट एरिया का प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहता है, एज ए डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया। दिस लैंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, ठीक है, फर्दर डिप्लेशन के लिए ये प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट किसको कहते हैं, दीज आर द अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। देखो अनक्लास्ड फॉरेस्ट उस फॉरेस्ट को कहते हैं जो कि बोथ तुम्हारा गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल कम्युनिटीज के द्वारा चलाया जाता है, मतलब वर्क आउट किया जाता है। ठीक है, तुम्हारा उस तरह का जंगल जो कि वेस्ट लैंड से बिलोंग करता है, जिसका कि एक अदर टाइप का तुम्हारा जंगल है जिसका कि लैंड वगैरह वेस्टेज है, ठीक है, और बिलोंग करता है बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा। तो एकदम याद रखना है कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट किसको कहते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट किसको कहते हैं और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किसको कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो कैसे तुम लोग कंजर्वेशन करोगे कम्युनिटीज के आधार पे। वी ऑफन इग्नोर दैट इंडिया फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। देखो हम लोग फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं कि जबकि करना नहीं चाहिए इग्नोर, कि हमारा जो इंडियन फॉरेस्ट है एज ए ट्रेडिशनल कम्युनिटीज के आधार पे हमारा एक घर है। ठीक है, इन सम एरियाज ऑफ इंडिया local communities are struggling to conserve this heritage along with government official recognizing that only this will secure their own term livelihood। ठीक है, the Alwar district of Rajasthan has declared 1200 hectares। ठीक है, the famous Chipko movement in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation in several areas। देखो ये सारा चीज यही कह रहा है कि कुछ कुछ एरिया में लोकल कम्युनिटीज एंड स्ट्रगलिंग किया गया है कंजर्व करने के लिए हैबिटेट्स को। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल बाद में फिर रिकॉग्नाइज किए हैं उन सारे लिवलीहुड्स को जो वहां पे रह रहे हैं, जो जंगल के चारों तरफ कुछ कुछ मतलब जगह लोग बसे हुए हैं ना, तो वहां के लोगों के लिए ये सारा फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया। और तो और क्या, द अलवार डिस्ट्रिक्ट्स में जो राजस्थान में है डिक्लेयर किया गया उसको 1200 हेक्टेयर्स को द फेमस चिपको मूवमेंट, जो कि हिमालयाज में मतलब किया गया था चिपको मूवमेंट। अब चिपको मूवमेंट के बारे में भी देखेंगे, उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। ठीक है तुम्हारा, तो ये चिपको मूवमेंट है, ये सक्सेसफुली क्या रेसिस्ट किया, सही में भाई
सच कह रहे हैं, ये चिपको मूवमेंट बचपन से तुम पढ़ के आ रहे होगे, ठीक है। एसएसटी का जब तुम बुक पढ़े होगे पहली बार या दूसरे ही क्लास में, आई थिंक तुम्हें ये चिपको मूवमेंट के बारे में, डू यू नो, या सर्कल वगैरह करके कोई बुक में तुम पढ़े ही होगे, जिसमें कि चिपको मूवमेंट में होता ये है कि लोग जाकर के पेड़ पे चिपक जाते हैं और घेर लेते हैं, ठीक है, चारों तरफ से, कि भाई पेड़ काटोगे, आओ तो आओ काटो, देखते हैं कितना दम है तुम्हारे में, काट के दिखाओ, ठीक है। तो दिस आर द मेन थिंग। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब सक्सेसफुली सक्सेस मतलब बहुत ज्यादा सक्सेस मिला इसमें, बहुत हद तक सक्सेस मिला, लोगों ने इस चीज को समझा, फिर लोगों ने पेड़ नहीं काटा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। और तो और क्या कह रहा है कि फार्मर एंड सिटीजन ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन, देखो फार्मर और सिटीजन ग्रुप्स जो थे, जो कि बीज बचाओ आंदोलन इन टेहड़ी में, एकदम टेहड़ी याद रखना है भाई, टेहड़ी में बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। एंड नवध्यान में have shown the adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic, मतलब बिना सिंथेटिक के यूज किए हुए डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स का प्रोडक्शन वहां पे हुआ जाता था एडुकेट लेवल पे। तो याद रखना भाई, नवधान, NAVDANYA एकदम याद रखना चाहिए भाई, नवधान और टेहरी में ये जो बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया फार्मर्स और सिटीजन्स के द्वारा, एकदम याद रखना है। द प्रोग्राम हैज बीन इन द फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988, 1988 में ये मतलब एग्जिस्ट किया ये प्रोग्राम। व्हेन द स्टेट ऑफ उड़ीसा पास्ड द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जब पहली बार ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए पास हुआ उड़ीसा, ठीक है। तो वहां पे 1988 में, याद रखना चाहिए 1988 का डेट, ये प्रोग्राम को फॉर्मल एग्जिस्टेंस में लाया गया। देखो क्या कह रहा है, अब चिपको मूवमेंट हम लोग जानते हैं कि बढ़ते आ रहे हैं बचपन से। चिपको मूवमेंट आखिर है क्या, स्टार्टेड इन क्या है 1970s में, 1970s में स्टार्ट किया गया चिपको मूवमेंट को, ठीक है भाई। और इन गढ़वाल में किया गया था, उत्तराखंड में है ये गढ़वाल जगह, तो याद रहना चाहिए गढ़वाल में, उत्तराखंड के जगह में स्टार्ट किया गया था। और ट्रीज वेयर प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग कटिंग बाय फॉर्मिंग ए ह्यूमन सर्कल अराउंड देम, वही तुमको बताया ना, एक मनुष्य लोग क्या कर रहे थे वहां पे, लेडीज लोग क्या कर रही थी, जाके पेड़ को गोल रूप में, जैसे अरे पेड़ का स्टीम गोल होता है ना, तो जा करके पूरा चिपक के घेर ले रहे थे कि भाई हाँ पेड़ काटना है तुमको, आके काटो, देखते हैं कितना दम है, काटो। इट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में ये फिर फैल गया चिपको मूवमेंट। हाँ, क्योंकि अगर एक जगह सक्सेस मिलेगा ये मूवमेंट से, तो लोग समझेंगे ना कि हाँ भाई अब हमको इसी वजह से, इसी तरीके से एक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया है जिसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। और जब भी कोई पेड़ काटने आएगा तो इस तरह से करेंगे तो वो फिर पेड़ नहीं काटेंगे। काटो भाई, पहले पेड़ को काटने से पहले तुमको मनुष्य को काटना पड़ेगा, काटो, काट पाओगे नहीं ना काट पाओगे। तो इसलिए दिस आर द वेरी बेनिफिट्स ऑफ चिपको मूवमेंट्स, और बहुत ही ज्यादा सक्सेस रहा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा ये, ठीक है। बीज बचाओ आंदोलन के बारे में अभी हम लोगों ने देखा, जो कि फार्मर और सिटीजन के द्वारा चलाया गया था। तो ये आखिर है क्या, ठीक है। स्टार्ट किया गया 1980s में, एकदम याद रखना है भाई, टेहड़ी में, टेहरी रीजन, उत्तराखंड के टेहरी रीजन में। यहाँ भी ये भी उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में था। चिपको मूवमेंट क्या था, गढ़वाल रीजन में, ठीक है। और ये तुम्हारा टेहरी में है भाई, एकदम याद रखना है, बार बार कह रहे हैं बीज बचाओ आंदोलन। लीड बाय फार्मर के द्वारा लीड किया जा रहा था, एंड सोशल एक्टिविटीज, जो कि विजय जार्जरी, देखो विजय जार्जरी एक नाम है, यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट थे ये, और फार्मर्स के द्वारा यहाँ पे चलाया जाता था। स्टार्टेड इन 1988, 1988 में स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा। फिर इसको फॉर्मली लाया गया, अभी तुरंत बताए थे कि इस प्रोग्राम को फॉर्मल एग्जिस्टेंस तब दिया गया 1988 में, जब स्टेट ऑफ उड़ीसा पास किया पहली बार ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के रूप में, ठीक है। फर्स्ट लॉन्च इन उड़ीसा, पहली बार ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया था बीज बचाओ आंदोलन। इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज फॉर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ एंड रिस्टोरिंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट। इसमें क्या हो रहा था कि लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करके कंजर्व किया जा रहा था वाइल्ड लाइफ को, एंड रिस्टोर किया जा रहा था जितने भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट पहले से डिग्रेड हो चुके हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा उनका हालत खराब हो चुका है, डिटोरिएशन हो चुका है, बहुत ही बेकार स्थिति में जो फॉरेस्ट है, तो उनको रिस्टोर करने का काम इसमें भी किया जा रहा था, लोकल कम्युनिटीज का हेल्प लेकर के और उनको शामिल करके, ठीक है। और कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ को भी तुम्हारा कंजर्व किया जा रहा था इस तुम्हारे अभियान में, ठीक है, इस प्रोग्राम में, ठीक है। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट अब तुमको पढ़ना है भाई, लास्ट टॉपिक है तुम्हारा। इट इज लाउंड बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट, ये बहुत सारे राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। इन दिस प्रोग्राम विलेज कम्युनिटीज आर इंटरेस्टेड विथ प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द नियर बाय फॉरेस्ट। इस प्रोग्राम में विलेज कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया गया। देखो कोई भी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ना, अगर एक वर्ग, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी चाहती है कि हम अपने फायदे के लिए, अपना बेनिफिट के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट को ठेस पहुंचाएं,
तो वहां पे ऐसा भी समुदाय होती है सोसाइटी में जो कि ऐसा नहीं चाहती है, वो मजबूर होती है। तो सरकार उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे मतलब टारगेट करता है, फोकस करता है और उसको इंक्लूड करता है, उस कम्युनिटीज को इंक्लूड करके उनको और ट्रेन किया जाता है कि देखो भाई, तुम चाहते हो कि तुम्हारा एनवायरमेंट मतलब अच्छे तरीके से रहे, ठीक है, जहाँ डिग्रेडेशन क्वालिटी में ना जाए, उनका पूरा नेचर एक्सटिंक्ट ना हो जाए, हर चीज, ठीक है, विलुप्त ना हो जाए, फॉरेस्ट का स्थिति खराब ना हो जाए। तो ये सब चीज के लिए ना विलेज कम्युनिटीज के लोग ही तुम्हें साथ देने आएंगे, ठीक है। तो इसलिए सरकार भी उन्हीं पे फोकस करती है। अरे मानते हैं, चलो उसी जनता के बीच में 25% लोग उस पेड़ को काटना चाहते हैं, लेकिन 75% तो लोग पेड़ को काटना नहीं चाहते हैं, तो उनके सामने उनका ताकत ढीला पड़ जाएगा, बस हो गया। तो इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए विलेज कम्युनिटीज को मतलब इन्वॉल्व किया जाता है और मैनेजमेंट भी उन्हीं लोग के हाथ में दिया जाता है, ताकि नियर बाय फॉरेस्ट के लोग को मतलब देखो, कोई भी प्रोग्राम को मतलब सक्सेस बनाने के लिए तुम्हें जनता का सहायता लेना ही पड़ेगा, ठीक है, सरकार को। तो ये सारा जो भी प्रोग्राम मतलब हुआ यहाँ पे, जो सपोर्टिव जो रोल प्ले हुआ है वो पहला है सिटीजन्स का ही, जनता का ही, विलेज कम्युनिटीज का ही, ठीक है, लोकल कम्युनिटीज का ही, जो वहां पे आकर के अपना सहयोग किए हैं। और सेकंड तुम्हारा प्रायोरिटी है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो उन लोगों के द्वारा ये सारा चीज किया गया और नियर बाय फॉरेस्ट के द्वारा मैनेजमेंट सौंप दिया गया था ये प्रोग्राम को, ठीक है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का। एरियाज कंसर्न आर यूजुअली डिग्रेडेड और इवन डिफोरेस्टेड एरिया। देखो यहाँ पे जो एरिया होते थे जो यूजुअली डिग्रेडेड और इवन डिफोरेस्टेड हुआ करते थे, ठीक है, मतलब पहले पहले से बेकार, मतलब पूरा एकदम, तो उसको रिस्टोर करने का काम करता था ये प्रोग्राम, ठीक है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। देखो द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम वाज उड़ीसा इन 1988। देखो भाई एकदम याद रखना है, कितना इजी था कि भाई बीज बचाओ आंदोलन भी तुम्हारा उड़ीसा में ही था, फर्स्ट लॉन्च हो रहा था उड़ीसा में, ये ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट तुम्हारा उड़ीसा में ही है, दोनों 1998 में। देखो एकदम याद रखना, बीज बचाओ आंदोलन तुम्हारा 1980 में स्टार्ट हुआ, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा फॉर्मली कब इसको लाया गया, 1988 में, मतलब 8 साल बाद, मतलब स्टार्ट करने के 8 साल बाद इसको फॉर्मली सरकार के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा बीज बचाओ आंदोलन को मतलब दिया गया वैल्यू, ठीक है, 1998 में, ठीक है। लेकिन ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है तुम्हारा, ये पहली बार ये भी हुआ उड़ीसा में और 1988 में ही हुआ, ठीक है। द कम्युनिटीज आर रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कम्युनिटीज डेवलपमेंट सोसाइटी डीसी। वही चीज बोले, जो कम्युनिटीज उसमें रहते थे इस प्रोग्राम में, ये ऑर्गेनाइज करते थे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कम्युनिटीज कैसे बनाते थे और डिस्कशन करते थे कि भाई कि हाँ कैसे हम लोग साथ मिलकर के किस हद तक फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं सोसाइटीज को, ईटीसी वगैरह हर चीज, ठीक है। क्योंकि देखो सिर्फ और सिर्फ पेड़ को ही तुम्हारा बचाना मेन बात नहीं था, सोसाइटीज को भी कैसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा चीज है, बिना नेचुरल इन्वायरमेंट को मतलब ठेस पहुंचाए हुए, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट देयर। ईच बडी हैज एन एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी डेट मैनेज द डे टू डे अफेयर्स। देखो हर एक बडी का एक एग्जीक्यूटिव कम्युनिटीज हुआ करता था जो कि मैनेज करता था हर दिन डे टू डे अफेयर्स, जो भी इन्वॉल्वमेंट वहां पे हो रहा है, प्रक्रिया हो रहा है, ऑनेस्टली उन लोगों को वर्कआउट करना पड़ता था, ठीक है। वो तो हम लोग भी जानते हैं कि कितना ऑनेस्टली वर्क हो पाता है, लेकिन बहुत हद तक सक्सेस रही है सरकार ये सारे चीज को करने में, ठीक है। अगर 100% या 70% भी कोई ट्रस्ट दिखा दे रहा है तो इट इज इनफ फॉर डेवलप्ड, ठीक है, डेवलपिंग के लिए ये बहुत ज्यादा इनफ है। तो हम लोग को इसे ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में बस इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो तुमको याद रखने हैं, कोई बड़ा इसमें तोप नहीं मार दिया इस चैप्टर में, ठीक है। बस मेन तो कुछ प्रोग्राम्स का ही तुमको सारा डिटेल तुमको ध्यान रखना था। बस कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन कैसे करना है, चिपको मूवमेंट कैसे करना है, मतलब कैसे हुआ था, बीज बचाओ आंदोलन कैसे हुआ था, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, मेजर टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ है, एकदम याद रखना चाहिए। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट कैसे किया गया है वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के द्वारा, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, तो उस हिसाब से तुमको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट हो गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गया, रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, सारी चीज के बारे में पता रहना चाहिए। जो भी बच्चे ये पूरा लेक्चर सुनते हुए आ रहे हैं, पूरा वीडियो एकदम कंटिन्यूसली देखते हुए आए होंगे, तो आई थिंक उनको इस चैप्टर से कहीं भी कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ। और इस चैप्टर से रिलेटेड भाई अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जाके तुरंत डिस्क्रिप्शन में चेक करो, मैंने लिंक प्रोवाइड करके रखा है, तुम्हारा ज्योग्राफी का रैपिड रिवीजन प्लेलिस्ट है उसमें, और तुम्हें पर्सनली मैं लिंक डाल दूंगा इस चैप्टर का, जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस करा चुका हूँ, ठीक है। तो इस चैप्टर से सारा चीज मैं ऑलरेडी पहले भी करा के रखा था और वन शॉट वीडियो तुम लोगों के लिए लेके आ गया, तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा तुम लोगों के लिए। आई होप बहुत ही मजा आया होगा तुमको। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में दोस्तों, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और पीरियोडिक टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लेना और जाकर अपने दोस्तों के बीच जाकर शेयर करो, और उनको भी बहुत ज्यादा हेल्प होगा इस लेक्चर से और इस नोट्स से। बेस्ट नोट्स मैं देने की कोशिश किया हूँ दोस्तों,
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पीरियडिक टेस्ट एग्जामिनेशन।